Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to this new lecture in uh, business and technology subject. हम लोग जो है वो बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में SWOT एनालिसिस की, और आज जो है हमने बात करनी है वैल्यू चेन एनालिसिस की। ठीक है। ये आपका सेकंड लेक्चर होगा फॉर योर चैप्टर कंपैटिटिव फोर्सेस, और इसके बाद हम थर्ड लेक्चर के बाद इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। गैस याद रखिएगा कि ये इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि कंपनी जो है, जब भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब भी एक एनवायरनमेंट में वर्क करती है, तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन दैट एनवायरनमेंट जो उस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ओके। एक बिजनेस के लिए जरूरी होता है कि खुद को इस तरीके से यूटिलाइज करे, अपनी रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करे एंड इस तरीके से अपने आप को स्ट्रक्चर करे कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कंपनी के लिए उनको वो अपनी स्ट्रेंथ्स बना लें। ओके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से बाहर की जो फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनके साथ compete करती है। हमने सबसे पहले बात की थी स्वॉट एनालिसिस की, जिसमें हमने ये कहा था कि एक कंपनी को स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है। वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स बनाना है या वीकनेसेस को रिड्यूस करना है। अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रेंथ्स पे कन्वर्ट करना है और थ्रेट्स को जो है वो रिड्यूस करके उनको अपॉर्चुनिटीज में या स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। राइट। तो हमने उस पर एक डिटेल डिस्कशन जो है वो कर ली थी। आज हम बात करते हैं हमारे सेकंड मॉडल पर, दैट इज माइकल पॉटर वैल्यू चेन एनालिसिस, और इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ अ बिजनेस कैन ऐड वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट्स फॉर देयर कस्टमर्स। ओके। वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली एक कंपनी को ये बताता है कि कंपनी किस किस तरह से अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकती है, और इस वैल्यू एडिशन की वजह से ऑब्वियसली कस्टमर उनका प्रोडक्ट प्रेफर करेगा। देखिए, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है कि आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर उस पर आपको कितना देने के लिए रेडी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है $5, लेकिन क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो कस्टमर के लिए इतना नेसेसरी है और कस्टमर उसको इतना जो है ना वो डेस्परेटली उसको चाह रहा है, तो कस्टमर कैन इजीली पे यू 20, 25 और मे बी $30। So that is the value of your product. ओके। सो वैल्यू कहते हैं, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट होती है कि आप जो है कस्टमर से कितना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए निकलवा सकते हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आई होप से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद आपसे कोई भी चीज पूछे, कोई भी जो है आपसे पूछे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, तो आप कहें कि एनीथिंग दैट द कस्टमर इज विलिंगली इज विलिंगली पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट इज नोन एज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि व्हाट डज द वर्ड वैल्यू मीन्स। वैल्यू मीन्स व्हाट कस्टमर इज विलिंगली पेइंग फॉर योर प्रोडक्ट अबव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, उससे ऊपर जितना भी कस्टमर आपको विलिंगली पे करे, दैट इज द वैल्यू। ओके। सो व्हाट कस्टमर इज विलिंगली पेइंग फॉर योर प्रोडक्ट अबव द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए माइकल पॉटर ने वैल्यू चेन एनालिसिस या वैल्यू चेन मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और इस वैल्यू चेन मॉडल के दो हिस्से हैं। ये कहता है कि किसी भी कंपनी में प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और किसी भी कंपनी में सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं। यानी इसने आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया, किस में डिवाइड कर दिया? प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज में। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि वो आपको एक छोटा सा सिनेरियो दे देगा 1-2 लाइंस का, और वो बोलेगा मुझे बता दो कि अकॉर्डिंग टू पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस ये सिनेरियो किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, वो आपसे किसी भी एक्टिविटी को अब लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वो बोलेगा ये एक्टिविटी है, बता दो इस एक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है।
ये दूसरे तरीके का आपका क्वेश्चन इसमें आ सकता है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आ सकता है, वो बड़ा ही जेनेरिक क्वेश्चन होगा, वो आपसे पूछ लेगा कि बता दो इनमें से कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज है या कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। फोर्थ आपको वो ये पूछ सकता है कि अच्छा ये एक बिजनेस है, वो ये काम कर रहा है, बताओ इसमें से किस एक्टिविटी पर काम करने की जरूरत है या किस एक्टिविटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है या कौन सी एक्टिविटी अच्छा परफॉर्म नहीं करी। तो ये आपको 3 से 4 तरह के एमसीक्यूज जो है वो इस तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सबको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज को कैसे इंप्रूव किया जाता है एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को कैसे इंप्रूव किया जाता है। अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें तो द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है बाइंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर टू एंड ब्रिंगिंग देम टू वेयर हाउस। ओके। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि आप अपने सप्लायर से चीजें खरीद के जो है वो अपने वेयर हाउस पर लेकर आते हो, तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, राइट। सो रिसीट ऑफ इनपुट्स, जिसमें आपके रॉ मटेरियल्स भी हैं, जिसमें आपकी कोई भी सर्विस भी हो सकती है, ठीक है, जो आपकी वेयर हाउस में आ रहे हैं फ्रॉम आफ्टर बीइंग परचेज फ्रॉम द सप्लायर, तो उसको हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ओके। सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एक्सप्लेन करता है कि आप क्या चीज खरीद रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स यू आर बाइंग। नंबर टू, आप कैसे उनको अपने वेयर हाउस तक लेके आ रहे हो, क्या वो डिलीवर आपका सप्लायर आपको डिलीवरी सर्विस दे रहा है, ओके, या क्या आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा रहे हो अपने वेयर हाउस पे, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर इसके अलावा इनकी स्टोरेज भी आ जाती है, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। आप अपने रॉ मटेरियल्स को कहाँ पर रख रहे हो, क्या उनके लिए आपने स्पेसिफिक वेयर हाउसेस बनाए हैं, आर दे सिक्योर्ड वेयर हाउसेस, इन चीजों को डिस्कस किया जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की एग्जांपल ले, कार मैन्युफैक्चर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में स्टील हो जाएगा, ठीक है, वो इंजन लेट से इंपोर्ट कर रहा है, वो गियर बॉक्सेस मंगवा रहा है, ठीक है, तो ये तमाम चीजें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आएगी। इनबाउंड लॉजिस्टिक कंपनी का वो ऑपरेशन है जिसमें कंपनी या जो बताता है ये कंपनी क्या चीजें खरीद रही है और कहाँ पर उनको स्टोर कर रही है, दिस इज कॉल्ड इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम होटल की बात करें तो होटल क्या चीज खरीदेगा, फूड इंग्रेडिएंट्स खरीदेगा, क्लीनिंग सप्लाईज खरीद लेगा, जो कम वो खरीदेगा एंड देन उसको अपने पास स्टोर कर देगा। ठीक है। देन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के बाद जो सेकंड प्राइमरी एक्टिविटी है जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज ऑपरेशंस। अच्छा देखिए, अब जब हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कंपनी के प्रोडक्ट में कैसे वैल्यू ऐड करेगा, तो वो हम परचेजेस जो है उस में देखेंगे कि कंपनी जो है वो कहाँ से चीजें परचेज कर रही है। फिर चलो परचेज की अगर हम बात वो ऑब्वियसली सेकेंडरी में आ जाता है, वो हम मैं आपको बताऊंगा। बट अगर हम देखें कि कंपनी जो है वो कैसे प्रोडक्ट को डिलीवर करवाती है, अगर कंपनी खुद चीजें डिलीवर करवा रही है तो ऑब्वियसली वो कोई डिलीवरी कॉस्ट, वो फ्यूल कॉस्ट, वो ड्राइवर कॉस्ट, वो कार डेप्रिसिएशन, इस तरह की चीजें इनकर करेगी। अब कैसे इनको एफिशिएंटली रिड्यूस किया जाए, दैट इज द मेजर कंसर्न इन द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो अगर कंपनी जो है वो रिड्यूस्ड डिलीवरी कॉस्ट लगाती है और स्टिल अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा लेती है, तो दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर इसमें कंपैरिजन किया जाएगा कि अच्छा कंपनी खुद की डिलीवरी सर्विस कंपनी को सस्ती पड़ रही है या कंपनी अगर सप्लायर से डिलीवरी सर्विस लेती है तो सस्ती पड़ रही है। फिर इसमें थर्ड आ जाएगा कि क्या कंपनी अपनी जो ये डिलीवरी सर्विसेज को आउटसोर्स कर सकती है या नहीं कर सकती, तो ये भी इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इन डिटेल जो है बहुत इस तरह की बहुत ज्यादा डिटेल्स तो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट इफ आई टेल यू गाइस इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये तमाम चीजों को कंसिडर किया जाता है। फिर ऑपरेशंस की बात हम जब करते हैं तो ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आप जो है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू फिनिश गुड्स।
ओके। अब कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू फिनिश्ड गुड आपका ऑपरेशन होगा। इसमें ये देखा जाएगा कि कंपनी कितना एफिशिएंटली, कितना कम वेस्ट प्रोड्यूस करके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है फिनिश गुड में, कितने टाइम में कर रही है, किन प्रोसेसेस के थ्रू कर रही है, प्रोसेसेस पर कितनी कॉस्ट लग रही है, क्वालिटी कैसे मेंटेन हो रही है। दीज आर योर ऑपरेशंस। इनमें हम ऑपरेशंस, इन तमाम चीजों को हम ऑपरेशंस में डिस्कस करते हैं। अगेन अगर मैं आपको कार मैन्युफैक्चर की एग्जांपल दूं तो कार, अब देखो कार ने अपने रॉ मटेरियल्स तो खरीद लिए, उन रॉ मटेरियल्स की असेंबलिंग और उनकी फिनिशिंग जो है वो ऑपरेशंस में आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद जो थर्ड वन हमारे पास आ जाता है दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ योर फिनिश्ड गुड्स। डिलीवरी में डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ योर फिनिश गुड टू योर एंड कंज्यूमर। ओके। आपकी डिलीवरी है टू योर एंड कंज्यूमर, या इवन एंड कंज्यूमर की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं टू प्लेसेस ऑफ, टू प्लेसेस वेयर योर कस्टमर्स, सॉरी योर कस्टमर्स विल बाय them। ओके। देखो बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके अपने आउटलेट्स नहीं होते, वो दूसरों के आउटलेट्स पे, वो सुपर मार्केट्स पर अपनी चीजें रखवा देती हैं। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये देखा जाता है कि आपका एक फिनिश गुड तैयार हो गया, अब कंपनी कैसे अपने फिनिश गुड को सेलिंग प्लेसेस पर पहुंचा रही है। आया वो खुद सेल आउट कर रही है, यानी अपने आउटलेट्स जो है कंपनी के वहां तक कैसे पहुंचा रही है, या फिर कंपनी अगर अब लाइक अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे आउटलेट्स पर, दूसरों के आउटलेट्स या जगहों पर मार्केट करती है या वहां पर पहुंचाती है, तो वो कैसे पहुंचा रही है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द कंपनी इनबाउंड में आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड आउटबाउंड में आ जाता है, एंड डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड टू प्लेसेस ऑफ सेलिंग जो है वो आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। फिर नंबर 4 पे हम जो है इसमें बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग तो हमारा इन फ्यूचर भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और जब हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे 2 to 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं मार्केटिंग सेक्शन से। बट अभी के लिए मार्केटिंग एंड सेल्स इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन हियर। मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब है कि हाउ अ कंपनी markets its product या advertise their product, and how sales are made। ओके। ये बेसिकली आपको बताता है कि कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है और कैसे जो है वो सेल्स करती है, यानी क्या स्ट्रैटेजीज कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। तो आपको पता है मार्केटिंग में प्रॉपर एक डिग्री भी होती है, राइट। तो उनमें ये बताया जाता है, मार्केटिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, वो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत F1 में भी लेटर ऑन। बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि मार्केटिंग कंपनी की एक प्राइमरी एक्टिविटी है। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, राइट, कंपनी बेस्ट जा रही है, लेकिन कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी नहीं की, तो दैट मींस कंपनी इज नॉट गोइंग टू रीच आउट इट्स कस्टमर, जिसकी वजह से कस्टमर्स को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना होता है। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स के बाद जो है हम बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। अब आफ्टर सेल सर्विसेज एज यू ऑल नो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स के सर्विसेज that company provides after the sale has been made। ओके। अब आफ्टर सेल सर्विसेज में एवरीवन नोज कि कंपनी वारंटीज देती है, गारंटीज देती है, रिफंड्स देती है, अब एक स्पेसिफिक टाइम तक फ्री रिपेयर्स देती हैं, और और सर्विसेज ऑफर करती हैं, क्लीनिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल देखो, जब आप कहीं से भी गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के वो जो ऑथराइज्ड डीलरशिप्स होते हैं, दे ऑफर यू फ्री सर्विसेज, सम ऑफर। फिर इस तरह आप अगर आप मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो आप अगर डॉलेंस एंड हायर के
इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हो, तो दे ऑफर यू अ फ्री इंस्टॉलेशन थिंग, एंड दे से कि अगर आपका 1 ईयर या 2 ईयर तक हम आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो हम आपको रिपेयर कर देंगे या रिप्लेस करके दे देंगे। तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज कंपनी के प्रोडक्ट की में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। देखो, अगर एक कंपनी है जो किसी भी तरह की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, आप एक शॉप में जाते हो और आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद लो कि जिसकी कोई भी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, और एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद लो जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज है, जिसमें कंपनी वारंटी भी दे रही है, कंपनी रिफंड पॉलिसी भी दे रही है, रिपेयर्स भी दे रही है। तो ऑब्वियसली बेशक वो महंगा हो प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट बिकॉज उसमें कंपनी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देती है। राइट, दिस इज अ वेरी जनरल थिंग। सब लोगों को आई बिलीव समझ में आ रहा होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज कंपनी की वो एक्टिविटीज होती हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा वैल्यूज ऐड कर देती हैं। कंपनी अपना प्रोडक्ट कैसे बनाती है, हाइजेन, अगर स्पेशली फूड की हम बात करें, क्या वो हाइजेनिक प्रोसेस से गुजरता है या नहीं, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर कस्टमर्स। ओके, सो आई बिलीव यहां तक आप लोगों को बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ये थी हमारे पास 5 प्राइमरी एक्टिविटीज जो वैल्यू चेन के अकॉर्डिंगली कस्ट कंपनी में या कस्ट जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज की। अ, इस तरह करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। अच्छा, अब सेकेंडरी एक्टिविटीज बेसिकली ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कंपनी की प्राइमरी एक्टिविटीज को करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जिस तरह देखो आपको बचपन में पढ़ाया जाता था कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स वो जो प्राइमरी एक प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, सर्विस वो जो प्रोडक्शन को काम करने में हेल्प आउट करते हैं। तो सेम गोज हियर, प्राइमरी जिनमें काम हो रहा होता है, एंड सेकेंडरी जो एक कंपनी की प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं और उनको काम करने में हेल्प आउट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इसमें जो आ जाता है, दैट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अगर आपकी कंपनी की जो बिल्डिंग है, आपकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, STRUCT, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, कम बिल्डिंग, या हम कह सकते हैं फैक्ट्री आउटलेट, तो ये तमाम चीजें जो है आपके फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपनी जहां पर वो चीजें बना रही है वहां का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, फॉर इंस्टेंस, अब अगर कंपनी जो है वो गाड़ी बनाएगी, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको प्रॉपर प्लांट एरिया चाहिए होगा, आपको बहुत ही ऑटोमेटेड मशीनरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। राइट, और आपको जो है वो ये देखना पड़ेगा कि एक प्रोसेस से निकल के जब कार दूसरे प्रोसेस में जाती है, दूसरे स्टेप में जाती है, तो वो स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। राइट, फिर इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको इंटीरियर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर आप ये भी देखना होगा आपने कि यार जो आपकी डिमांड है मार्केट में, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास इतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो उस डिमांड को मीट कर ले। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो देखें, एक स्कूल में इस तरीके की फैसिलिटीज होनी चाहिए, सच एज कि वो आपको लाइब्रेरी ऑफर कर रही है, लैब्स ऑफर कर रही है, एडमिन ब्लॉक होना चाहिए, क्लासरूम्स प्रॉपर होने चाहिए। तो देखो, दिस इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल वर्क्स। हॉस्पिटल में OT होना चाहिए, ICU होना चाहिए, और इसके अलावा जो है डॉक्टर रूम्स होने चाहिए, नर्सिंग रूम्स होने चाहिए। तो दीज आर हाउ योर infrastructure is going to support your activities. Okay, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो है हम बात करते हैं जो सेकेंड सपोर्ट एक्टिविटी है, दैट इज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम HRM भी कहते हैं। एंड अगेन HRM में आपकी एक प्रॉपर डिग्री जो है वो कंडक्ट की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली आपकी ह्यूमन वर्कफोर्स जो है वो उससे डील करता है, बिजनेस एबिलिटी, और हम यूं कह लेते हैं एबिलिटी ऑफ बिजनेस वर्कफोर्स।
हम ये देखते हैं इसमें कि क्या बिजनेस ने जिन लोगों को हायर किया हुआ है, आर दे कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस और नॉट। हम ये देखते हैं कि एक स्कूल में जिस जो अगर एक स्कूल की मैं बात करूं, इस उस स्कूल में क्या जो टीचर्स उन्होंने हायर की हैं किए हुए हैं, आर दे कैपेबल ऑफ एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स इन अ गुड वे और नॉट। तो ये हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखेंगे। फिर हम ये देखते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर एक अकाउंटिंग फर्म है, तो हम ये देखते हैं कि क्या उस फर्म में क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं या नहीं, जो एक 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 क्लाइंट के अकाउंट्स को हैंडल कर सकें या नहीं। तो ऑब्वियसली दे विल बी क्वालिफाइड, इफ दे विल बी गुड इनफ, तो दे आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू इन देयर प्रोडक्ट, वो क्वालिटी इनहांस हो जाएगी, राइट। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली क्वालिटी इनहांस नहीं होगी। फिर उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आ जाता है, दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। नंबर थ्री हमारे पास जो सपोर्ट आती है, दैट इज टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी, आई बिलीव इट कम्स विदाउट सेइंग कि आजकल की डायनामिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। एंड इट इट इज वेरी मच सीन कि आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है, राइट। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो है आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करता है। देखो आजकल के जमाने में कोई भी बटन वाला फोन नहीं यूज करेगा, तो इफ योर कंपनी हैज दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे वो टच फोन्स इंट्रोड्यूस करे या न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करिए, एवरीवन इज गोइंग टू लाइक दैट। एप्पल के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, नासा के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, दैट इज वाई जो एप्पल है, ये जो सैमसंग है, दे वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एवरीवन लाइक्स दैट प्रोडक्ट, ओके। उसमें और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, ऑब्वियसली उसमें एचआरएम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है आपके प्रोडक्ट में। एंड नंबर फोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमारे पास जो है वो काम आ रहा होता है, दैट इज प्रोक्योरमेंट। Procurement, as you guys all know, is a second name for purchasing. Procurement में ये देखा जाता है कि कैसे आपकी कंपनी का रॉ मटेरियल परचेसिंग प्रोसेस जो है वो कैसा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, बिजनेस परचेसिंग प्रोसेस। अब इट्स नाउ अ वेरी लॉन्ग डिबेट, if I talk about the procurement, okay, प्रोक्योरमेंट की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमने ये देखना होता है कि बिजनेस जो है वो किस तरीके से चीजें खरीद रहा है। बिजनेस ऑब्वियसली चाहेगा कि वो लोअर प्राइस रॉ मटेरियल जो है वो खरीदे, लोअर प्राइस रॉ मटेरियल, ओके। बिजनेस हमेशा ये चाहेगा कि उसकी जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो लोअर प्राइस के हों, ताकि जितना कम प्राइस पे उसको रॉ मटेरियल मिलेगा उतना ही उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा ही है। फिर इसके अलावा हमेशा जो है वो बिजनेस चाहेगा कि रिलायबल सप्लायर्स या सप्लाईज जो है वो उसके पास मौजूद होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज उसका रॉ मटेरियल हमेशा जो है वो अच्छा होना चाहिए। और ट्रस्ट, एक जो एक बिजनेस, रिलायबल सप्लायर्स में खैर आ जाता है कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। एक जो बिजनेस और सप्लायर रिलेशन होता है ना, वो इस्टेब्लिश होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में, ठीक है। तो आई बिलीव सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा कि प्रोक्योरमेंट इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक गंदा प्रॉपर्टी ले रहे हो, चीप प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आप उसमें जितना मर्जी टेक्नोलॉजी फैक्टर इंक्लूड कर लो, जितना मर्जी एचआर फैक्टर इंक्लूड कर दो, वो क्वालिटी वाइज बहुत थर्ड क्लास होगा। तो ऑटोमेटिकली कस्टमर एक दफा बाय करेगा, दो दफा बाय करेगा, आई गेस दूसरी दफा भी वो शायद बाय ना करे, कस्टमर विल स्विच, राइट। लेकिन आप अच्छा प्रोक्योरमेंट, आपका सिस्टम अच्छा है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस हैं। आजकल तो ऐसा होता है, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट्स हेड ऑफिस, सो आई सॉ दैट कि उनका इस तरीके का स्ट्रीमलाइन इन्वेंट्री सिस्टम था कि वो क्या करते थे कि उनकी इन्वेंट्री में, लेट्स से अगर मैं बीफ मिन्स की बात करूं, जो बीफ मिन्स होता है यानी कीमा जो होता है गोश्त का, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें था कि उनकी ना इन्वेंट्री लेवल था 10 kg, कि हमने ना बीफ मीन्स जो है वो 10 kg अपने पास रखना है। जैसे ही वो 10 kg से लो होता था, उनके सिस्टम में ऑब्वियसली कंप्यूटर, उनका इंटीग्रेटेड सिस्टम था, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम सप्लायर की डिटेल सिस्टम में फीड होती थी, सप्लायर को एक ईमेल चला जाता था कि भाई हमें जो है वो 10 kg मीन्स जो है वो अब विद इन अ डे और विद इन 2 days जो हमें डिलीवर करना है। तो वो विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक परचेज ऑर्डर बीइंग एस्टैब्लिश, वो सप्लायर जो है आपको वो चीज पहुंचा देता होता था। तो इस तरीके का एक स्ट्रीमलाइंड आपका प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एक्टिविटीज।
सो दिस वाज प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी जो कि हमारे पास जो है वो पॉटर्स वैल्यू चेन में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो मैं एक दफा क्विक दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि पॉटर वैल्यू चेन बेसिकली आपको बताती है वो एक्टिविटीज जो एक बिजनेस के यू नो जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही होती है। और याद रखिएगा इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, एक होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज नेसेसरी एक्टिविटीज होती हैं जो एक प्रोडक्ट की एस्टैब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज जो हैं इन प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। तो दिस इज बेसिकली हाउ योर वैल्यू चेन लुक्स लाइक। इन तमाम एक्टिविटीज से मिलने वाली जो कॉस्ट है उसमें हम अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, और ये मार्जिन ही आपकी वो वैल्यू होती है जो कस्टमर आपको पे करता है, राइट। आई होप तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली देखिए ये जो प्रोसेस होता है ना, फ्रॉम फ्रॉम बाइंग रॉ कनेक्ट, लेट्स से कनेक्टिंग विद योर सप्लायर और उनसे रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल का कंपनी में आना, रॉ मटेरियल का फिर ऑपरेशंस में जाना, एंड फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड बनना, फिनिश गुड सप्लायर तक जाना, सप्लायर को आफ्टर सेल सर्विसेज देना, इस तमाम को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। अगेन इटसेल्फ ये एक डिग्री होती है। तो जब भी आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नाम सुने तो याद रखिएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका सप्लायर, आपका मैन्युफैक्चरर एंड आपका कस्टमर या रिटेलर, चलो हम कह देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि कैसे सप्लायर्स के साथ कनेक्ट करके रॉ मटेरियल्स मंगवाए जाते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरर उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है आपके प्रोडक्ट्स में, और कैसे प्रोडक्ट्स जो है वो आप तक पहुंचते हैं। दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसी वैल्यू चेन एनालिसिस पर ही वर्क जो है वो करती है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि माइकल स्पॉटर वैल्यू चेन जो है वो कैसे हेल्प आउट करती है एक बिजनेस को ये समझने के लिए कि हमें कहाँ पर या किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करनी चाहिए। याद रखिएगा जब एक बिजनेस सक्सेसफुली ये एनालाइज कर दे कि हमने जो है वो कैसे सॉरी ये एनालाइज कर दे कि हमारी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज ये हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज ये हैं, और करेक्टली डिटरमिन करे कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो लूज है, कौन सी एक्टिविटी वीक है, तो दैट बिजनेस कैन इन रियल टर्म्स जो है वो कस्टमर के लिए वैल्यू इंक्रीज कर सकता है। जितना वो वैल्यू इंक्रीज करेगा उतना ही जो है कस्टमर विलिंगली उसको पे करेगा। देखिए आपने बहुत दफा सुना होगा कि कंपनीज जो है जब भी टेस्टिंग के लिए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, जो प्रोडक्ट्स में डिफॉल्ट आते हैं, स्पेशली जब टेस्ला ने रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, अ ईयर और टू अगो, उन्होंने एक टेस्ला मॉडल लॉन्च किया था। आई एम नॉट श्योर वो कौन सा मॉडल था, बट देखा ये गया था कि उस मॉडल का जो रूफ था उसमें से पानी जो है वो गाड़ी के अंदर आता था, तो उन्होंने अपने तमाम टेस्ला के वो मॉडल्स थे वो रिवोक कर दिए थे। दिस इज हाउ के कंपनी, अब दिस वाज क्वाइट अ लेट थिंग टू डिटरमिन। अगर यही चीज वो लोग पहले डिटरमिन करते, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते, राइट, तो जो है इस तरीके की चीजें ना होती। तो ये रिवोक करना, दिस इज अ काइंड ऑफ गुड स्ट्रैटेजी, बट अगेन ये एक कस्टमर्स पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। बहुत पहले सैमसंग के फोन्स की बैटरी का जो है ना एक्सप्लोजन के केसेस आए थे, तो उन्होंने रिवोक कर दी थी, वो फोन्स बंद कर दिए थे। तो दीज आर बेसिकली द थिंग्स जो आपके कस्टमर की वैल्यू को डाउन कर देती हैं, राइट। अब ये तमाम चीजें अगर मार्केट में लॉन्च, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आप आइडेंटिफाई करो, दिस इज समथिंग क्वाइट गुड। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको टेस्ट करेंगे, वो आपको सिनेरियो दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सी एक्टिविटी इसमें वीक है, या ये सिनेरियो किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इस सिनेरियो को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो दिस वाज द सेकंड मॉडल आफ्टर स्वॉट एनालिसिस जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो थर्ड मॉडल होगा दैट इज गोइंग टू बी योर पॉटर फाइव फोर्सेस, वो इसी बंदेगा माइकल पॉटर का एक नया जो है वो मॉडल है, राइट। सो मेक श्योर टू to make sure that you learn this model, and if you enjoyed this lecture, do give it a like, and do recommend me if you want me to provide you lectures about something specific, so I can help you guys in that as well. So thank you so much, take care, and have a good day. Bye.